लास्ट क्लास में आप लोग को ये टी सेक्शन मैंने दिया था जिसका सेंट्रॉइड निकालने को बोला था। इस फिगर में देखो ध्यान से, एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये, दो रेक्टेंगल्स का कॉम्बिनेशन है। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर सिर्फ ऐसे रेक्टेंगल बनाया गया, सिर्फ लेंथ गिवन है इस तरीके से, तो आपसे सेंट्रॉइड पूछा जाएगा। ठीक, तो अगर कोई 2D फिगर होता है तो उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रॉइड, जिसका सिर्फ एरिया डिफाइंड है। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जिस पर सारा का सारा एरिया कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर? तो यहां पर आपको एरिया के बेसिस पे निकालना होगा। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। पहला एरिया बेटा कितना है इसका, 16, और इसके एरिया के सेंटर की, इसके एरिया का सेंटर ये है, इसके एरिया के सेंटर की वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी है, कितनी है ये, दैट इज ऑल्सो 8, प्लस ये वाला एरिया कितना है भाई, 32, और इसके सेंटर की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 8 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 32। बोलो भाई, सॉल्व हो जाएगा, जो भी आए सॉल्व होकर। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्व होकर 8 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? सिमिलरली अगर y बार निकाला जाए, सो दैट विल बी a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। a1 एरिया अगेन 16 है, y1 मतलब इसके सेंटर की x एक्सिस से डिस्टेंस, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, प्लस a2 है 32, और उसके सेंटर की x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है, 9। ध्यान से देखो 9 है कि नहीं, पहले ही बताओ, डिवाइडेड बाई 16 प्लस 32। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट कुछ ना कुछ वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी। कर लेंगे सॉल्व। ये जो वैल्यू आएगी 4 से तो ज्यादा ही आएगी। यहां कहीं पर इसको आप एग्जैक्ट अगर सॉल्व करो, या मैं इसको सॉल्व कर ही दूं, तो ये देखो ये आएगा 32 इंटू 9 प्लस 64, है ना, 64 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 48, सो दैट इज 7.33, 7.33 सेंटीमीटर। तो 7.33 आप देख सकते हैं, ये पूरा 8 था, यहीं कहीं पे आएगा। क्लियर? तो ये पोजीशन आ गया बेटा सेंटर ऑफ मास का। तो यहां से एक चीज फिर से वेरीफाई होती है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है। इस पूरे फिगर में बोलो एकदम बीच से ये जो लाइन पास होगी, यही लाइन इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो वहीं से पास होना चाहिए। क्लियर है? ठीक। अगर हमसे क्वेश्चन में सेंट्रॉइड ना पूछा जाए, हमसे कहा जाए इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, और आपको क्वेश्चन में बोल दे देयर इज अ प्लेट एज शोन इन दिस फिगर, अगर फिगर बोल रहे हैं, डायग्राम बोल रहे हैं, तो ऐसा है। ठीक, मतलब सिर्फ कॉपी पे बनाया गया है। अगर प्लेट बोल रहे हैं तो प्लेट का मतलब इसके अंदर भी कुछ होगा, इसके अंदर भी कुछ होगा। क्लियर? टी शेप का प्लेट अगर है तो प्लेट का कुछ ना कुछ तो मास हो सकता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो अगर प्लेट वर्ड यूज कर दिया जाएगा तो आपको थोड़ा सा इसमें मेथड में हल्का सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन ये है कि आप बोलोगे लेट अस कंसीडर मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। सिग्मा समझते हो सिंबल? मास पर यूनिट एरिया हमने कुछ मान लिया सिग्मा। ठीक, तो पहला वाला ये जो एरिया है, इस एरिया का बेटा मास कितना होगा, दैट विल बी सिग्मा इंटू
A1, बोलो यार, अगर मास पर यूनिट एरिया पूरे प्लेट के लिए सिग्मा के बराबर है तो टोटल मास कितना होगा? देखो इसका मतलब क्या हुआ, मास पर यूनिट एरिया का मतलब मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया कितने के बराबर है? सिग्मा के बराबर, तो मास कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू इसका एरिया और इसका मास कितना होगा? दैट विल बी सिग्मा इंटू A2। तो इस तरीके से आप मासेस निकालोगे, देन यू विल अप्लाई दैट सेम फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। हालांकि जब आप लगाओगे, देखो सिग्मा A1 x1 प्लस सिग्मा A2 x2 डिवाइडेड बाई सिग्मा A1 प्लस सिग्मा A2, बोलो ऐसा बनेगा? पूरे में से सिग्मा कॉमन करिए, ऊपर से भी नीचे से भी, दैट विल बी कैंसल्ड, सो दैट फॉर्मूला विल बिकम A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। और यही फॉर्मूला बोलो हम लोगों ने यूज किया, लेकिन आपको यही 2 लाइन बढ़ानी पड़ेगी। कुछ बात समझ में आई? तो अगर सेंट्रॉइड पूछ रहे हैं तो आप डायरेक्ट एरिया लगाओ, ठीक। आपसे अगर सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं तो फिर ये 2-3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा और फिर आप इस फॉर्मूले पर आओगे एंड देन यू विल अप्लाई दिस। आंसर तो सेम आएगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा अगर सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है तो। कोई डाउट हो तो बताइए भाई, क्लियर है? अगला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, देखो इसमें क्या किया गया, 2 रेक्टेंगल्स को जोड़ा गया है, 2 रेक्टेंगल को जोड़ा गया तो ये हुआ, ठीक। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे आइए। अगर इस बार हमसे ये बोला जाए कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के हम लोगों ने 4 पार्ट्स किए, और इसमें से ये वाला पार्ट हमने हटा दिया, ठीक। मैं इसका डायमेंशन देख ले रहा हूं, क्या है, 2-2 मीटर, ठीक है। मतलब ये 2 मीटर है, स्क्वायर है जिसका साइड 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर, ऐसा, और इसको हटा दिया गया। दिस पोर्शन इज रिमूव्ड। तो रिमेनिंग जो पोर्शन बचा है, ये वाला जो पोर्शन बचा है, इसका आपको बताना है सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड। देखो सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड अब समझ गए ना क्या है, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड जो भी हमने पूछा, मान लो सेंटर ऑफ मास हमने पूछा, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो फिर से आप वही लिखो, लेट अस कंसीडर मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो m1 m2 ऐसे ऐसे करके करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर भी वही बात आती है। पहले आप x और y एक्सिस बनाएंगे, ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस, और इस बार आपको कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, अगर पिछली बार 2 रेक्टेंगल्स को जोड़ा गया था तो इस बार एक स्क्वायर में से एक छोटा स्क्वायर काटकर हटाया गया है, तो इस बार फार्मूले में माइनस हो जाना चाहिए, बोलो यार। इट शुड बी लाइक दिस, a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, सही है। a1 बताओ कितना है, कितना है भाई, 4, करेक्ट है। और पहले एरिया का सेंटर यहां पर होगा, इसकी y एक्सिस से दूरी कितनी है, 1, 4 इंटू 1 माइनस a2 कितना है, जिसको हटाया गया, a2 कितना है, 1, बोलो यार, और उसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसकी यहां से दूरी कितनी है, 1.5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, सो दैट विल बी 4 माइनस 1.5 मतलब 2.5 अपॉन 3, इतने मीटर्स। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर?
और y बार अगर आपसे पूछा जाए तो सेम तरीके से फिर वो भी करेंगे हम, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट इसका कितना आएगा बेटा, A1 पहला एरिया 4, y1 कितना है 1 माइनस वो एरिया 1 है और ये कितना है सेम ही आएगा आई थिंक, दैट इज अगेन 1.5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, सो वैल्यू इज सेम यानी 2.5/3 मीटर। तो ये 5/2 है यानी 5/6 बनेगा, 5/6 मीटर ये भी है और 5/6 मीटर ये भी है। क्या ये बात समझ में आई? आसान क्वेश्चन है, क्लियर। सेम वैरायटी का क्वेश्चन बनाया जा सकता है सर्कुलर प्लेट के फॉर्म में, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर 56 है और उसमें से एक डायमीटर है 42, उसको हटाया गया, ठीक है। अगला देखो जरा, ऐसा कोई सर्कुलर प्लेट था जिसका डायमीटर हमको दे रहे हैं कितना 56, 56 मतलब रेडियस कितना है 28, बोलो भाई, रेडियस जो है वो है 28, तो ये हो गया समझ लीजिए 28 सेंटीमीटर। जो इसमें से सर्कुलर पोर्शन हटाया गया है, देखो लाइन लिखी गई है, अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 इज रिमूव्ड फ्रॉम वन एज ऑफ द प्लेट। इसकी एक एज से मतलब एक एंड से 42 डायमीटर का मतलब 21 रेडियस का एक हमने हटा दिया सर्कुलर पार्ट, ठीक। तो 42 अगर डायमीटर है तो रेडियस उसका हुआ 21, क्लियर। तो अगला पोर्शन कैसा होगा इसका, भाई देखो ऐसा कुछ होना चाहिए है? हाँ, तो 21 देखिए भाई, 21 रेडियस है ना, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर भाई, 28 से कम होगा लगभग लगभग, मान लो 21 सेंटीमीटर ये हो गया, नहीं गलत है, डायमीटर 42 है। अब इसका मतलब डायग्राम में हमको भाई ध्यान देना पड़ेगा, डायग्राम इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, क्यों भाई, कुछ ऐसा होना चाहिए। और देखो जरा, ये देखें, जो बड़ा वाला सर्किल था 28 सेंटीमीटर जिसका रेडियस था, और छोटे वाले का सेंटर ये रहा, इसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, ये डायग्राम। तो पहला प्रॉब्लम तो इस क्वेश्चन में डायग्राम में ही हो जाता है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो, ठीक। अब इसमें हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग जो पोर्शन है, मतलब क्वेश्चन ये था बड़े वाले में से ये हरा वाला पोर्शन काट के हटा दिया, जो बचा पोर्शन है आपको उसका सेंटर ऑफ मास बताना है। अब ये कैसे होगा भाई, हाँ, ये पोर्शन का ये रिमूव्ड पोर्शन है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ऐसा ही है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? तो अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। a1 एरिया कितना है, a1 एरिया कितना है पाई r1 स्क्वायर, ठीक, इंटू x1 कितना है बेटा, व्हाट इज x1। अब अगर हमें कोई एक्सेस नहीं गिवन है, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको मान लो y एक्सेस, ठीक, और इसको मान लो x एक्सेस। इसकी बजाय, ये तो मैं नॉर्मली मानता ही हूं, ठीक है, इसकी बजाय अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
हम लोग इसको मान ले एक्स एक्सिस, तो शायद हमारा कुछ कैलकुलेशन बच जाएगा। इसको मैं एक्स मान लूं और ये वाले एक्सिस को वाई मान ले, पुराने वाले सेंटर से जो पास हो रहा था। समझ में आ रही बात? अब बताओ जरा, पाई इंटू 28 स्क्वायर, ठीक, x1 कितना है? x1 क्या होता है? पहले एरिया के सेंटर की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। पहले एरिया का सेंटर तो यही है, तो इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? तो ये तो फिर गया माइनस a2 कितना है? पाई, और इसके सेंटर की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? इसका सेंटर ये दूरी कितनी है भाई? 7 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, यानी पाई 28 स्क्वायर माइनस पाई 21 स्क्वायर। देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो ही हो गया, पाई पूरे से होगा कैंसिल। ये बन रहा है माइनस का 21 स्क्वायर इंटू 7, और नीचे बन रहा है 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो माइनस का 21 इंटू 21 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 49। बोलो यार। और 28 माइनस 21, 7 से 7 कैंसिल भी हो जाएगा। ये हमारा आंसर आया। ये कितना आता है? 441 आता है आई थिंक, अपॉन 49, इतने सेंटीमीटर। बोलो यार। और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, मतलब सॉल्व करना अब आपका काम है, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, डिवाइड तो कर ही लोगे। y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो वो 0 होगा, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने यहीं से एक्स एक्सिस को मान लिया है तो, क्योंकि ये तो आपको पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही सेंटर ऑफ मास होता है। और इस फिगर में बोलो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बोलो भाई, -9 आ रहा है ये, तो बहुत बढ़िया, -9 आ रहा है सॉल्व होकर, ठीक। तो अगर ये सही इन्होंने सॉल्व किया है तो -9 का मतलब क्या हुआ? -9 का मतलब यहां से लेफ्ट में 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर निकल करके वैल्यू आ रही, सेंटर ऑफ मास आ रहा है। क्लियर है? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कितना सेंटीमीटर खिसक जाएगा? 9 सेंटीमीटर लेफ्ट में, ठीक, लेफ्ट डायरेक्शन में 9 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। तो ये टाइप के क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते हैं। अब आते हैं, ये तो था डिस्क्रीट फिगर्स, इसमें अलग अलग है, ठीक। अब आते हैं कंटिन्यूअस फिगर्स में। दो तरह के सिस्टम होते हैं, दो तरह की बॉडीज होती है, एक डिस्क्रीट जिसमें सब अलग अलग है, ठीक, एक होता है कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे इस रूम में कितना एयर है, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है ना, वो इस रूम के हर एक कोने में हर जगह पर एयर प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ये टाइप का सिस्टम कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होता है। तो कंटिन्यूअस सिस्टम जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक रॉड है, ये रॉड है जिसका लेंथ L के बराबर है और इसका मास M के बराबर। रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग मास M, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। वैसे हम सबको पता है सेंटर पे होता है, बट हमें वो निकालना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो अब खुद सोचो, क्या रॉड में हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई यहां पे तो हमें टोटल मास पता है M, इसमें ये तो पता नहीं इतने का मास क्या है, इसका मास क्या है, इसका मास क्या है, इसका मास क्या है। तो ऐसा सिस्टम कंटिन्यूअस सिस्टम कहलाता है। क्लियर? तो कोई रॉड है, कोई हेमीस्फीयर है, स्फीयर है, ठीक, वो कंटिन्यूअस सिस्टम हो गया। कोई कोन है, सिलेंडर है, कंटिन्यूअस सिस्टम है। अब इस तरह के कंटिन्यूअस सिस्टम में अगर आपको बोला जाए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालो, तो देखो अभी तक सेंटर ऑफ मास में सिग्मा होता था, सिग्मा mx अपॉन सिग्मा m। अब उसकी जगह होगा इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। सिग्मा विल बी रिप्लेस्ड बाई
सिग्मा विल बी रिप्लेस्ड बाई इंटीग्रेशन। सिग्मा किस में यूज होगा? डिस्क्रीट सिस्टम में, और इंटीग्रेशन किस में यूज होगा? इन कंटिन्यूअस सिस्टम। इतने में कोई डाउट हो भाई बताइए? सिग्मा विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। डीएम का मतलब हो गया कोई छोटा सा एलिमेंट, एक डिफरेंशियल मास। डिफरेंशियल मास के बारे में बहुत ध्यान से समझ लो। डिफरेंशियल मास का मतलब ये है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था पूरे फिजिक्स में इंटीग्रेशन की बात हम तब करेंगे जब हमसे कोई काम एक बार में नहीं हो पा रहा तो हम छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। सेंटर ऑफ मास पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, याद करो, निकल के फॉर्मूला आता कहां से है? मोमेंट ऑफ मास से आता है ना, मोमेंट ऑफ मास से। कि सबका मोमेंट ऑफ मास निकाल दिया था, दैट वाज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी। अब यहां पर तो पूरी बॉडी एम मास की है, यहां पे हम कैसे सेंटर ऑफ उसका मोमेंट ऑफ मास निकाल लें हर एक एक पार्ट का? यहां तो पार्ट ही नहीं है। बोलो यार, हमको तो एक सिंपल ऐसी बॉडी दी जाएगी, भैया मोमेंट ऑफ मास निकाल लो। अब हमें क्या पता इसका मास कहां पर है? अगर हमको मान लो इतना पता हो कि सेंटर पे होता है सेंटर ऑफ मास, और वैसे भी जो तुम्हें पता है कि सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होता है, ये तो तुमने रटा है ना बचपन से। बचपन से तुम्हारे सामने इतनी बार बना दिया गया है एमजी यहीं से लगा करके कि तुम्हें रट गया सेंटर पे होता है। बोलो यार, जैसे ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल में मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होता है, ये बहुत बच्चों को नहीं पता था उस दिन। जब आपको कल बता दिया गया तो अब आप जान गए, हाँ भाई मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होता है। लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, कहीं ना कहीं से निकल के आया होगा वो भी। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं, कैसे हम निकालेंगे। क्लियर? तो हमें इस फार्मूला में एक छोटा सा, इस रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा, और एलिमेंट हमेशा ऐसा मानते हैं जो जिसको अगर पकड़कर खींच दें तो यही रॉड बन जाए। जैसे सोचो, मैंने आपको उस समय एग्जांपल दिया था ब्लड टेस्ट का। अगर मुझे ब्लड टेस्ट कराना है तो मैं अपने ही बॉडी का 5 ml का सैंपल दूंगा, ना कि ब्लड टेस्ट हमें अपना कराना है और हम सैंपल इनका निकलवा दें। बोलो यार, कहने का मतलब रॉड का अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो एलिमेंट भी किसका होगा? रॉड का होगा। ठीक, जिस शेप का रॉड है उसी शेप का एलिमेंट होगा, और इसको अगर पकड़ के ऐसे खींचें, स्ट्रेच करें, तो ये वही रॉड बन जानी चाहिए, पूरी बन जाएगी। बोलो यार, तो अब ये एलिमेंट है जिसका ये लेंथ है बेटा dx। क्लियर? और y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस हम कितनी मान रहे हैं? x। और इसी का मास, बहुत छोटा सा मास है, dm। क्लियर? इस फार्मूला में x क्या होता है? एलिमेंट के सेंटर की y एक्सिस से डिस्टेंस, जो कि x होती है, तो x है। ठीक है, dm एलिमेंट का मास है और ये dm भी एलिमेंट का मास है। अब इंटीग्रेशन तभी आप कर सकते हो जब सेम वेरिएबल्स हो। जैसे आपको सिखाया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है भाई? माइनस कॉस x। लेकिन आपको यह कभी नहीं कराया गया साइन x विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ये नहीं बताया गया आपको। x का अगर इंटीग्रेशन है तो x के रिस्पेक्ट में है, x का इंटीग्रेशन हम थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे। मतलब सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। तो या तो x को m में बदलो, या तो इस m को x में बदलो, या इन दोनों को किसी तीसरे में बदलो। बात समझ में आ रही है? मतलब इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब एक ही तरह का वेरिएबल हो, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, फिजिक्स का काम खत्म है, मैथ्स का काम शुरू है अब। क्लियर? सो अब हमें चाहिए उस x को m में बदलना है या m को x में बदलना है। तो तरीका क्या है? यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड आप लोगों ने क्लास, हमें लगता है 5th 6th 7th में यूज किया है। यूनिटरी मेथड कहता है कि अगर 2 पेन 10 रुपए के हैं तो 5 पेन 50 के होंगे। देखो, 2 पेन 10 रुपए के हैं तो 5 कितने के होंगे? 25 के। वो तो भाई ज्यादा पैसा दिया होगे बाजार में। सो वही मेथड हम यहां यूज करेंगे। भाई जब लेंथ L था तब मास कितना था? m। जब लेंथ L था, स्मॉल l दिया है भाई, स्मॉल l कर दे रहे हैं हम,
जब लेंथ L था तब मास कितना था बेटा m, अभी लेंथ कितना है dx, तो मास कितना होगा dm, और मेथड से अगर हम देखें तो वो ये आएगा m/l इंटू dx। जरा चेक करो क्या ये dm dx में कन्वर्ट हो गया, यही हमें करना था। अब हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm कितना है m/l इंटू dx डिवाइडेड बाई m/l इंटू dx। जो जो कांस्टेंट हो बाहर निकालो। m/l बोलो कांस्टेंट था तो हमने बाहर किया, यहां भी m/l बाहर किया, इंटीग्रेशन dx। सही है, बोलो भाई। अब m/l से m/l, ये जो इंटीग्रेशन है बोलो x के रिस्पेक्ट में है। अब सोचो x क्या होता है, x क्या है यहां पर इस डेरिवेशन में, व्हाट इज x? इट इज द डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम y एक्सिस। ये डिस्टेंस मिनिमम कितनी हो सकती है 0, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, सो दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू, समझ में आई बात कि नहीं आई? ये लिमिट आपको देखना आना चाहिए, ठीक है, बस बाकी तो अब आसान है। x का इंटीग्रेशन कितना होता है फ्रॉम 0 टू l, और dx का कितना होता है x फ्रॉम 0 टू l, so that will become l square by 2 minus 0 and this will become l, l से l हुआ कैंसिल और वैल्यू कितनी आएगी l/2। l/2 मतलब इसका मिड पॉइंट, तो इसका सेंटर ऑफ मास पता चल गया कहां पर है, कहां है, इसके मिड पॉइंट पर। क्लियर है सर? y कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये एक रॉड है जिसके पास केवल मास है और केवल लेंथ है, मतलब इसका ये जो डायमीटर है या इसका जो थिकनेस है वो बहुत बहुत कम है। अगर थिकनेस कुछ होता तो हम वो भी देते, फिर जब हमने नहीं दिया है इसका मतलब थिकनेस है ही नहीं, और जब थिकनेस है नहीं तो ये 1D है, 1 डायमेंशन में है ना, केवल लेंथ है इसके पास डायमीटर और बाकी और कुछ नहीं है। कुछ बात समझ में आई? ठीक, सो इट हैज ओनली x कोऑर्डिनेट दैट इज l/2। तो इस पे आप अपना ऊपर हेडिंग लिख सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। कुछ समझ में आई बात? अगला देखो जरा, अगर आपको बोला जाए सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इस बार सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है सेमी सर्कुलर रिंग का, जिसका रेडियस r है और मास पूरे रिंग का कितना है m, आधा रिंग है। रिंग की जब बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आउटर पार्ट होता है, बस बात सुने, जैसे कोई रिंग हो और इसको आप आधा काट दो नीचे से, वैसे रिंग की बात हो रही, मतलब सिर्फ ये है हवा में है। ठीक, क्योंकि अगर पूरे रिंग की हम बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास कहां होता है सेंटर पे, तो वो हम निकालने को क्यों बोलेंगे, वो तो पता ही है आपको। ठीक, इसलिए हमने आधा रिंग कर दिया। आधे में बताओ कहां होता है, बताओ भाई, है कितने बन गए? 3 कहां से आ गए?
मैंने टेढ़ा ही बनाया था क्या, या अभी हो गया टेढ़ा? खेल लो, अरे हटाओ यार। इसको थोड़ा सा ऐसा होता, सेमी सर्कुलर रिंग है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। देखो एक पॉइंट तो क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पर होगा, बोलो यही एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सही है, ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, इसके दोनों तरफ एक जैसा है। और कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें? नहीं है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास होगा तो इसी पे। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत हमको नहीं, वो 0 है, वो हमें पता है क्योंकि इसी वाई एक्सिस पर होगा। अब मैटर ये है कि कहां है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, इंटीग्रल वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। डीएम मतलब एक एलिमेंट का मास, एलिमेंट किसका होगा, इसी रिंग का, ये रिंग है उसका मास है डीएम एलिमेंट का। और ठीक है, अब बताओ क्या किया जाए, इंटीग्रेशन वाई डीएम। वाई क्या होता है, व्हाट इज वाई, ये बोलो भैया, यही होगा वाई, दिस इज वाई। हाँ अब बताओ, क्या कोई तरीका हमारे पास है जिससे हम y को m में या m को y में कन्वर्ट कर सकें? हाँ बताओ भाई, कोई तरीका हमारे पास है जिससे हम m को y में कन्वर्ट कर सकें? डिस्टेंस y है भाई, पहले डिस्टेंस r कहाँ थी, r तो रेडियस था भाई, पहले रेडियस r था, या तो रेडियस के टर्म्स में बात करो, एलिमेंट का तो रेडियस है नहीं है, क्या करें? यहां पर भी देखो, हम लोग ये कह सकते हैं कि जब लेंथ पाई आर था तब मास, बोलो यार, पाई आर है, आधा है ना, 2 पाई r/2। तो जब लेंथ पाई आर के बराबर था तब मास m था। अभी इसका कुछ लेंथ होगा, लेट अस सपोज dl, तो जब लेंथ dl है तब मास कितना है भाई, dm, दैट इज m अपॉन पाई आर इंटू dl, दैट इज इक्वल टू dm। अब एक नया बवाल क्रिएट हो गया, इंटीग्रेशन y m अपॉन पाई आर इंटू dl। अब लो नए बवाल में फंसे, जिस प्रॉब्लम में थे सेम उसी प्रॉब्लम में हम फिर आके अटक गए। अब इस y को l में बदलो भाई, चाहिए तो एक जैसे टर्म्स ना, तो y को l में कैसे बदल सकते हैं हम? लॉजिक समझ में आ रहा है जो चल रहा है कि नहीं? हाँ, क्या किया जाए? देखो इसी में सारा दिमाग हमें लगाना होता है, बाकी है तो फॉर्मूला एक ही, बस एक फॉर्मूला है, काम खत्म। ठीक, अब यहां पर देखो हम लोग क्या सोच सकते हैं और ज्यादा, वो ये है कि ये पार्ट इसके सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा,
बोलो भाई, ये पार्ट यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा डी थीटा, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। सही है। जो डीएल है क्या वो आर डी थीटा है? ये कौन सा फॉर्मूला है? थीटा बराबर आर अपॉन रेडियस। पढ़े हो फॉर्मूला? थीटा यानी ये वाला एंगल डी थीटा, और आर्क मतलब डीएल, और रेडियस मतलब आर। तो एंगल डी थीटा बराबर डीएल बटे आर, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस। आर्क कितना है, डीएल, एंगल कितना है, डी थीटा, और रेडियस कितना है, आर। सही है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है कि अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये होगा आर कॉस थीटा, और ये क्या होगा, तो y बराबर आर साइन थीटा। बोलो भाई। अब आप ये करने की बजाय अगर हम ये करते तो शायद बच सकते थे। क्यों भाई? लिखना तो खैर वो पड़ेगा स्टेप। सो y की जगह क्या लिख दे? चलो मैं एक एक स्टेप करता हूं, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं। y इंटू एम अपॉन पाई आर इंटू डीएल डिवाइडेड बाई एम अपॉन पाई आर इंटू डीएल। इसमें वैल्यू रखते हैं। y की जगह क्या रख सकते हैं, आर साइन थीटा, एम अपॉन पाई आर। डीएल की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, आर डी थीटा डिवाइडेड बाई एम अपॉन पाई आर डीएल। डीएल की जगह क्या लिखेंगे? सही है। एम और पाई आर कांस्टेंट है, बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा। आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट था। ठीक है, डी थीटा से डी थीटा और इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन मत उड़ा देना, खाली बदला आर आर साइन थीटा बचा, बस बाकी सब खत्म। ऐसा नहीं कटता है, जो कांस्टेंट होता है सिर्फ वो बाहर आता है, उसके बाद कटता है। क्लियर है? ठीक। क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ आर भी कांस्टेंट था, बाहर हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब सोचो जरा थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा? एलिमेंट वाली रेडियस का एक्स एक्सिस से एंगल है। ये मिनिमम कितना हो सकता है, 0। मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, मिनिमम 0, मैक्सिमम पाई। पाई मतलब 180। भाई अगर एलिमेंट यहां पर है तो ये एंगल 0, यही एलिमेंट यहां पर है। भाई एलिमेंट जो है होगा तो इसी रिंग में ना, तो रिंग के इस कोने से लेके रिंग के इस कोने तक कहीं भी हो सकता है। यही तो था लोअर और अपर लिमिट। ठीक, सो दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई। अब y बार की वैल्यू आएगी, r साइन थीटा का होता है बेटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई तक, डिवाइडेड बाई डी थीटा का होगा थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। माइनस आर बाहर निकालिए, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0। सही है। माइनस आर टाइम्स कॉस पाई, कॉस 180 होता है -1, माइनस कॉस 0 होता है 1 डिवाइडेड बाई पाई। ये माइनस और अंदर वाला माइनस प्लस, तो दैट विल बिकम 2r अपॉन पाई। कितने में भाई कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट हो तो बताइए, कुछ समझ आया हो तो बताइए। कौन सी? ये यहां से सेंटर से यहां तक,
देखो डीएम मतलब छोटा सा एलिमेंट, एलिमेंट दिखाया बड़ा है कि तुम्हें दिखे, है बहुत छोटा सा, तो उसका सेंटर और वो एलिमेंट खुद एक ही बात है। बहुत छोटा सा ना, इतना सा तो है ही है, तो उसके सेंटर में फिर कहां घुसोगे तुम? कुछ समझ में आया? तो ये ट्रेलर है, अभी इसमें पूरी पिक्चर बाकी है। अभी इसमें एक से एक इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, जिसमें एकदम दिमाग आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।